नमस्कार दोस्तों, श्योर 60 गुरुकुल के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंबाइन रेस मॉक टेस्ट 102। ठीक है, तो इसका जो मैथ का पोर्शन है अभी हम वो डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ रामूज सैलरी इज 30% लेस देन सोमूज सैलरी, देन बाय हाउ मच परसेंट इज सोमूज सैलरी मोर देन रामूज सैलरी। देखिए, जो रामू की जो सैलरी है वो सोमू की सैलरी से 30% कम है। यानी कि अगर इसकी सैलरी 100 है तो इसकी जो सैलरी है वो कितनी है, 70 है। आपको बताना है कि सोमू की जो सैलरी है वो रामू की सैलरी से कितने प्रतिशत अधिक है। यानी कि आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि ये जो 100 है ये 70 से कितने परसेंट ज्यादा है, ये आपको कैलकुलेट करना है। तो अगर हम देखें इससे कितना ज्यादा है, अभी ये इससे 30 ज्यादा है। ठीक है, अगर हम परसेंटेज में कैलकुलेट करेंगे तो हम डिवाइड हमेशा उससे करते हैं जिससे कंपैरिजन किया जाता है। तो यहाँ पर कंपैरिजन किससे कर रहे हैं, 70 से। 70 से कितनी ज्यादा है ये हमें बताना है। तो 70 से हम भाग करेंगे और मल्टीप्लाई बाय 100% करते ही ये हमारा परसेंटेज में आ जाएगा। क्लियर है। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से आपका क्या आंसर आएगा, देखिए। आप जानते हैं 1/7 जो है वो 14 2/7% के बराबर होता है। तो 3/7 किसके बराबर होगा, 42 6/7% के बराबर होगा। तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। इसे आप आगे सोल्व कर लें क्योंकि डेसिमल में आपका आंसर दे रखा है। तो 42.86, ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% लाभ पर बेचता है। यदि वह उसे 5% कम दाम में खरीदे और 2 रुपए कम दाम में बेचे तो उसे पहले से 10% का अधिक लाभ प्राप्त होता है। उसका जो इनिशियल कॉस्ट प्राइस है वो कैलकुलेट करें। तो कैसे होगा, देखिए इधर मान लेते हैं इसने वो जो आर्टिकल है मान लेते हैं वो 100 रुपए में खरीदा था। तो सबसे पहले तो ये उसे 5% के प्रॉफिट में बेचता है, यानी कि सेलिंग प्राइस जो आएगा वो कितना आएगा, 105 आएगा। अब अगर वो उसे 5% लेस अमाउंट में खरीदे, यानी कि 5% कम दाम में खरीदे, तो अगर पहले 100 में खरीदा था तो अब कितने में खरीदेगा, अब 95 में खरीदेगा। ठीक है, और पहले से 2 रुपए कम दाम में बेचे तो अब उसे 10% का लाभ होता है। देखिए, अब अगर इस पर 10% का प्रॉफिट कमाएगा तो इसका 10% कितना है, 9.5। वो जब आप इसमें ऐड करोगे तो ये कितना आ जाएगा, 104.5 आ जाएगा। क्लियर है। अब आपको क्या बताना है, देखिए इसमें गिवन है कि वो पहले से 2 रुपए कम दाम में बेच रहा है, लेकिन अगर आप यहां पर देखेंगे तो पहले से कितना कम है, पहले से 0.5 कम है। क्लियर है। इसको 2 बनाने के लिए हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2 हो जाएगा। तो जो भी आपको कैलकुलेट करना है उसे आप 4 गुना कर दें, वो आपका आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो आपको कैलकुलेट करना है इनिशियल कॉस्ट प्राइस। तो अगर हम इसे 4 गुना कर देते हैं तो कितना आंसर आ जाएगा, 400 रुपये, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसे कर सकते हैं आसानी से। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक दुकानदार 15 वस्तुओं की खरीद पर एक वस्तु मुफ्त देता है और साथ में अलग से 4% का डिस्काउंट भी दे देता है। तो आपको बताना है कि जो इफेक्टिव परसेंटेज डिस्काउंट है वो कितना है, ये आपको कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो देखिए इधर 15 के साथ एक फ्री, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि अगर मार्क प्राइस जो है वो 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना है, 15 है। क्लियर है। 15 के साथ एक फ्री का मतलब है टोटल तो 16 हो गए ना, यानी कि अगर मार्क प्राइस जो है वो 16 है तो सेलिंग प्राइस कितना होगा, 15 होगा। इसके बाद 4% डिस्काउंट। देखिए 4% डिस्काउंट का मतलब क्या है, 4% का मतलब है 1/25। हम इसे कह सकते हैं कि 25 रुपए पर 1 रुपए का डिस्काउंट है। यानी कि अगर एमआरपी जो है वो 25 है और 1 रुपए का डिस्काउंट दे दिया गया तो सेलिंग प्राइस कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा। क्लियर है। अब आप इसे सोल्व कर दें। यहाँ पर 8 से 8 दूनी 16, 8 तिये 24, 5 से 5 5 25, 5 तिये 15। तो इन्हें मल्टीप्लाई करोगे 10 आएगा और ये 9 आएगा। तो अगर एमआरपी जो है वो 10 है और सेलिंग प्राइस 9 है तो जो डिस्काउंट है वो कितना है, 1 का है, और वो हमेशा एमआरपी पर कैलकुलेट होगा और मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये कितना आ गया हमारा, 10% का ये इफेक्टिव डिस्काउंट आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर एक आदमी 9,000 रुपए 3 हिस्सों में 3%, 4% और 6% साधारण ब्याज की दर से इन्वेस्ट करता है। 1 साल के बाद उसे इक्वल इंटरेस्ट मिलता है सभी केसेस से। ठीक है। तो आपको बताना है कि 6% पर उसने कितना पैसा जो है वो इन्वेस्ट किया था, ये आपको बताना है। देखिए 9,000 रुपए जो है ये इसने इन्वेस्ट किए हैं। पहला जो पार्ट है उस पर है 3%, और टाइम जो है वो हमें कितना गिवन है, 1 ईयर गिवन है।
तो 3% और 1 साल का मतलब तो 3% ही होगा। तो यहाँ पर 3% का ब्याज मिलेगा, यहाँ पर 4 का मिल जाएगा और यहाँ पर 6 का मिल जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ चुका है, ये इंटरेस्ट आ चुका है। लेकिन हमें क्वेश्चन में ये गिवन है कि इंटरेस्ट जो है वो इक्वल है, लेकिन ये तीनों वैल्यूज तो सेम नहीं आई। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इन्हें इक्वल करेंगे। क्लियर है। अब इन्हें इक्वल करने के लिए ये जो 3, 4 और 6 है, अगर हम इनका एलसीएम ले लेते हैं तो इनका एलसीएम कितना है, 12 है। तो 12 बना देते हैं सबको। उसके लिए हम क्या करेंगे, इसको 4 गुना कर देंगे, इसको 3 गुना कर देंगे और इसको 2 गुना कर देंगे। इन्हें इक्वल करने के लिए जिन वैल्यू से हम मल्टीप्लाई करते हैं उसी रेशियो में प्रिंसिपल यानी कि मूलधन जो है वो डिवाइड होता है। क्लियर है। तो आपको सिर्फ क्या करना है, ये जो 9,000 रुपए हैं इसे 4:3:2 में डिवाइड कर देना है। जब आप इसे 4:3:2 में डिवाइड करोगे तो यहां पर आपको बताना है 6% के अकॉर्डिंग। तो 6% वाला पार्ट तो ये है, इसकी वैल्यू बतानी है। तो यहाँ पर टोटल कितना है, ये कितना है टोटल, 9,000 रुपए। ठीक है। जब आप इन्हें ऐड करोगे तो ये कितना आएगा, 9 आएगा। यानी कि 9 की वैल्यू जो है वो 9,000 है और हमें 2 की वैल्यू बतानी है, तो 2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2,000 रुपए। ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर ये जो क्वेश्चन है अगर हम इसे देखते हैं तो इसको देखिए भी ध्यान से। इसमें हमें क्या बताना है, इसे आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। तो कैसे होगा, देखिए यहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार है, यहां पर 2 डिजिट के ऊपर बार है और यहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार है। तो अगर आप यहां पर देखिए 1 के ऊपर, यहां पर 2 के ऊपर और यहां पर 1 के ऊपर, तो अगर आप 1, 2 और 1 का एलसीएम लेते हैं तो कितना आएगा, 2 आएगा। यानी कि जो हमारा आंसर होगा उसमें 2 डिजिट ऐसी होंगी जिनके ऊपर बार होगा। क्लियर है। तो देखते हैं, ऑप्शन से एक बार ट्राई करते हैं, अगर नहीं होता है तो फिर हम डिटेल में ही सोल्व कर लेंगे। तो देखिए इधर यहां पर 1 डिजिट के ऊपर बार है तो ये नहीं हो सकता, यहां पर 3 के ऊपर बार है ये भी नहीं हो सकता, यहां पर 1 के ऊपर ये भी नहीं हो सकता, यहां पर 2 के ऊपर, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। डिटेल में सोल्व करने की जरूरत ही नहीं है, पहले आप ऑप्शन से ट्राई कर लें। हमें क्वेश्चन से क्लियर है कि यहां पर सिर्फ 2 ही डिजिट के ऊपर बार आएगा और ऐसा हमारे पास सिर्फ एक ही ऑप्शन अवेलेबल है। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं। देखिए इधर कंपाउंड इंटरेस्ट on a certain sum of 8,000 becomes 9,261 in 18 months. Find the rate of interest if interest is compounded half yearly. ठीक है। 8,000 रुपए की राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 18 महीनों में 9,261 रुपए हो जाता है। ठीक है। यदि ब्याज अर्धवार्षिक रूप से संयोजित हो तो ब्याज की दर जो है वो ज्ञात करें। ठीक है। कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं, शायद यहां पर क्या होना चाहिए, अमाउंट होना चाहिए कि मिश्रधन जो है वो इतना हो जाता है। देखिए अगर हम यहां पर इसको अमाउंट से करते हैं, ठीक है, ठीक है, यहां पर कर लेते हैं मिश्रधन। तो देखिए प्रिंसिपल जो है ये है 8,000 रुपए। ठीक है। और अमाउंट जो है ये है 9,261। क्लियर है। अब हमें जो टाइम गिवन है, देखिए टाइम क्या गिवन है, इसको इधर लिख लेते हैं एक बार अलग से। प्रिंसिपल जो है ये हमें गिवन है 8,000 रुपए, अमाउंट जो है ये हमें गिवन है 9,261। टाइम की अगर हम बात करें तो ये हमें गिवन है 18 मंथ्स। रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है इसको हम मान लेते हैं R% पर एनम। ठीक है। और हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन जो है वो हाफ ईयरली का है और हमें जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है उसे कैलकुलेट करना है। क्लियर है। तो कैसे होगा, देखिए इधर सभी ध्यान से। आप जानते हैं हाफ ईयरली में क्या होता है, रेट जो है वो हाफ हो जाती है और टाइम जो है वो डबल हो जाता है। तो अगर आप इसे डबल करते हैं, 18 मंथ्स को अगर आप डबल करेंगे तो ये 36 मंथ्स आएगा, जो कि किसके बराबर होगा, ठीक है, 3 के बराबर होगा। मतलब 18 मंथ्स जो है ये आपका किसके बराबर है, 1/2 ईयर्स, यानी कि 3/2 ईयर्स के बराबर है। क्लियर है। अगर आप इसे 2 गुना करते हैं तो ये किसके बराबर आ जाएगा, ये 3 हाफ ईयरली के बराबर आ जाएगा। ये आप डायरेक्ट भी बोल सकते हैं, हाफ ईयरली का मतलब क्या है, 6 महीने है। 18 महीने में 6 महीने कितनी बार आएंगे, 6 महीने फिर 6 महीने फिर 6 महीने, तो 3 बार आएंगे। तो हम इसे क्या बोल सकते हैं, हम इसे 3 हाफ ईयरली बोल सकते हैं। रेट जो है वो हाफ हो जाती है तो यहाँ पर R/2% हो जाएगी हाफ ईयरली के हिसाब से। अब जब आप इसे सोल्व करेंगे तो प्रिंसिपल और अमाउंट, ये वैल्यू हमें दे रखी है 8,000, ये वैल्यू हमें दे रखी है 9261, और यहाँ पर जो
टाइम है वो है 3, 3 के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्यूब रूट करेंगे। क्लियर है, इधर भी क्यूब रूट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 20 से 21 आ जाएगा। तो यहाँ से 20 से 21 होने का मतलब है 1 रुपये इंटरेस्ट 20 रुपये पर और गुना में 100, तो कितना आ गया अभी 5% आ गया। लेकिन ये जो 5% आया है ये हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग आया, ये पर एनम में नहीं आया, हाफ ईयरली के अकॉर्डिंग, यानी कि इसकी वैल्यू है ये। अब आपको अगर पर एनम में बताना है तो अगर r/2 जो है वो अगर 5% है तो r किसके बराबर होगा, 10% पर एनम, 10% वार्षिक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द नंबर ऑफ फैक्टर्स ऑफ 3600। देखिए 3600 की अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन करें, आप इसको 36 गुना 100 लिख सकते हैं। 36 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 9 लिख सकते हैं, और 100 को क्या लिख सकते हैं, 4 गुना 25 लिख सकते हैं। ठीक है, यानी कि इसकी जो प्राइम फैक्टराइजेशन है वो है 2 की पावर 4, 3 की पावर 2 और 5 की पावर 2। अब अगर हम यहाँ पर टोटल फैक्टर कैलकुलेट करते हैं तो टोटल फैक्टर के लिए रिजल्ट क्या होता है, अभी जो पावर में वैल्यू है सिर्फ हम उसमें क्या कर देते हैं, +1 कर देते हैं। तो 5 गुना 3 और गुना में 3, 5 दिए 15 दिए 45, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से हम इसको करेंगे। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर प्राइस ऑफ डायमंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ इट्स वेट। प्राइस जो है वो इसके वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। बाय मिस्टेक द डायमंड ब्रेक्स इनटू 4 पार्ट्स whose weight are 1:2:3:4 and hence the price of diamond reduced by 70,000. Find the original price of diamond. देखिए जो रेशो हमें गिवन है, हमें गिवन है कि जो प्राइस है वो वेट के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, और वेट की रेशो हमें गिवन है 1, 2, 3 और 4। तो जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था, अगर हम इसी को एग्जैक्ट वैल्यू मान ले, जब तक ये ब्रेक नहीं हुआ था तब तक इसका टोटल वेट कितना था, 10 था। तो अगर हम प्राइस कैलकुलेट करें, पहले प्राइस कितना था, वेट का स्क्वायर यानी कि 10 का स्क्वायर। क्लियर है, उसके बाद अगर हम बाद में इसका प्राइस कैलकुलेट करें तो इसका स्क्वायर करोगे 1 आएगा, इसका स्क्वायर करोगे कितना आएगा, 4 आएगा। इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से 9 आएगा, और इसका स्क्वायर करोगे तो यहां से 16 आएगा। क्लियर है, अगर हम इन्हें ऐड करें तो यहां पर आएगा 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। क्लियर है, ये हमारे पास वैल्यू आएगी। तो यहां पर तो आया 100 और यहां पर कितना आया, यहां पर आ गया 30। तो प्राइस जो है उसमें कमी तो आ चुकी है, पहले प्राइस 100 था अब प्राइस 30 है, तो कमी तो आ चुकी है। कितनी कमी आई है, यहां पर जो कमी आई है वो आ चुकी है 70 की। ठीक है, लेकिन हमें क्वेश्चन में कितना गिवन है, हमें गिवन है कि 70,000 की कमी आई है, यानी कि जो कि इसका कितने गुना है, 1000 गुना है। तो हमें कैलकुलेट करना है ओरिजिनल प्राइस, ओरिजिनल प्राइस ये था तो ये भी क्या हो जाएगा, भी ये भी 1000 गुना हो जाएगा, और यहां से हमारा आंसर आ जाएगा 1,00,000 रुपए। क्लियर है, ये हमारा आंसर होगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। दोबारा सुनिए क्या करना है। ये जो आपको रेशो गिवन है, सबसे पहले आप इन्हें ऐड कर लें और उसका स्क्वायर कर दें, ये ओरिजिनल प्राइस है। दूसरे केस में आप इन सब का स्क्वायर करके और फिर ऐड कर दें, पहले सबको ऐड करके फिर स्क्वायर किया, अब क्या कर रहे हैं दूसरे केस में, पहले सबका स्क्वायर किया और फिर ऐड कर रहे हैं, तो वो आ गया 30, ये अब का प्राइस है। तो पहले प्राइस 100 था, अब प्राइस 30 है, तो 70 की कमी हो चुकी है। 70 की वैल्यू 70,000 है, तो 100 की वैल्यू कितनी होगी ये आपको बताना है। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर A varies directly as B plus 18। देखिए A जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है B प्लस 18 के। ठीक है, तो देखते हैं पहले B की वैल्यू क्या क्या थी, पहले B की वैल्यू थी 36, लेकिन B प्लस 18 क्या होगा, यहां पर अगर मैं B प्लस 18 लिखता हूं तो B प्लस 18 क्या होगा, 36 प्लस 18, यानी कि ये 54 था। क्लियर है, बाद में कितना हो चुका है, बाद में B की वैल्यू 68 है, 68 प्लस 18 करोगे तो 86 आएगा, यानी कि बाद में रेशियो ये हो गई है। तो B प्लस 18 जो है ये पहले 54 था और यही B प्लस 18 बाद में 86 है। क्लियर है, अगर हम यहां से A की वैल्यू कैलकुलेट करें तो भी जिस रेशियो में ये होंगे उसी रेशियो में ये भी होगा। क्लियर है, तो ये भी सेम ही रेशियो में लिख दिया मैंने। अब यहां पर मुझे गिवन है कि पहले A जो था वो 108 था, यानी कि 2 गुना था, तो ये भी 2 गुना हो जाएगा, तो कितना आ गया अभी 172। क्लियर है, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर
सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स इज 14। दो नंबर हैं जिनका सम जो है वो 14 है, और उनके स्क्वायर का डिफरेंस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ये हमें गिवन है 56। देन सम ऑफ देयर स्क्वायर, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है सम ऑफ देयर स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो है इसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है, ये क्वेश्चन है। तो देखिए कैसे होगा इधर, देखिए ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हमें पता है, ए प्लस बी हमें पता है, तो यहां से हम ये भी लिख सकते हैं कि ए माइनस बी क्या आएगा, इसको हम यूज करके अगर हम ए माइनस बी कैलकुलेट करें तो वो कितना आ जाएगा बी, वो 4 आ जाएगा। क्लियर है, क्योंकि हमें पता है ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी होता है, इसे हम ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी बराबर 56। अब ये a माइनस बी अगर कैलकुलेट करें, ये कितना है, ये 14 है बराबर 56, तो a माइनस बी बराबर कितना आ गया, 4 आ गया। क्लियर है, तो हमें a प्लस बी पता है और a माइनस बी पता है, और हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर। क्लियर है, एक तो ये तरीका है कि आप इन दोनों इक्वेशंस को सोल्व कर दें, a और b की वैल्यू आ जाएगी, आप रख देना, ठीक है। या फिर आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो आप वो रिजल्ट भी अप्लाई कर सकते हैं। तो किसी भी तरीके से क्वेश्चन जो है वो किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ से हम लिख लेते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, ये होगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर और डिवाइड बाय 2, ठीक है, इसके बराबर आ जाएगा। तो ये वैल्यू कितनी आ गई, 196 और 400, 200 और 12, तो 212/2 यानी कि 106, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को आसानी से कर सकते हैं। अगर आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना चाहते हैं, कोई जरूरत नहीं है, आपके पास एक ये इक्वेशन है, आपके पास दूसरी ये इक्वेशन है, आप इन दोनों को सोल्व कर देंगे तो ए और बी की वैल्यू आ जाएगी, और वो वैल्यू अगर आप इसमें पुट कर देंगे तो भी आपका आसानी से आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। तीन पार्टनर हैं पी क्यू और आर, इन्होंने 52,000 रुपए लगाकर एक बिजनेस स्टार्ट किया, और एक साल के बाद पी को जो पैसा मिला, देखिए इन्हें जो प्रॉफिट मिला है, अगर तीनों ने सेम टाइम के लिए पैसा लगाया है तो जो प्रॉफिट की रेशो होगी वही इन्वेस्टमेंट की भी रेशो होगी, तो जो प्रॉफिट की रेशो है वही इन्वेस्टमेंट की रेशो है, तो हम क्या करेंगे, उसी रेशो में इन्वेस्टमेंट को बांट देंगे, तो वहां से हमारे पास इन तीनों की अलग अलग इन्वेस्टमेंट आ जाएगी। क्लियर है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर प्रॉफिट की अगर हम बात करें, ठीक है, प्रॉफिट की अगर हम बात करें तो पी को मिला है 1430 रुपए, क्यू को मिला है 1870 रुपए, और आर को मिला है 2420 रुपए। क्लियर है, ये हमें मिला इसे मिला है, ठीक है। अब यहाँ पर हमें इस रेशो में डिवाइड करना है भी, ठीक है, और क्या डिवाइड करना है, 52,000, और शेयर किसका बताना है, क्यू का, यानी कि इसकी वैल्यू बतानी है। तो क्या करेंगे, 52,000 इसको हम भाग करेंगे किससे, इन सभी के सम से, अगर हम इन सभी को ऐड करते हैं तो कितना आएगा, देखते हैं, 24 और 18 42, 42 और 14 56, 56 और 120, ठीक है, तो 5720, ठीक है, ये हमारे पास वैल्यू आ गई, और मल्टीप्लाई बाय 1870। क्लियर है, इसे आप सोल्व कर सकते हैं आसानी से, या तो आप इसे डिटेल में सोल्व कर लें, या फिर आप डिजिटल सम की हेल्प ले सकते हैं। अगर हम डिजिटल सम से करते हैं तो कैसे होगा, 0 हट गया, 7 और दोनों हट गया, यानी कि नीचे डिजिटल सम 5 है, और अगर नीचे डिजिटल सम 5 है तो हम 2 गुना कर देंगे। क्लियर है, तो हम यहाँ पर इसे हटाकर और ऊपर 2 गुना कर देते हैं। अब अगर हम चेक करें तो 8 और 1 9, ये हट गया, भी 0 भी हट गया, ये सब भी हट गए, तो इधर 7 आया, 5 और 2 7, 7 गुना 7 करेंगे 49, उससे 4 आया, और 4 दूनी 8, तो यहाँ से जो डिजिटल सम आया वो 8 आया। अब चलते हैं ऑप्शन में, जिसका डिजिटल सम 8 है वही आपका आंसर है। यहाँ पर अगर हम देखें इसका डिजिटल सम 9 है तो ये आंसर नहीं है, इसका डिजिटल सम 6 है, ये भी आंसर नहीं है, 7 है, ये भी आंसर नहीं है, इसका 8 है, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, व्हाट इज द एवरेज ऑफ ऑल द मल्टीपल्स ऑफ 6 फ्रॉम 20 टू 80, 20 से 80 तक 6 के जितने भी गुणज हैं उन सभी का औसत ज्ञात करें। तो कैसे होगा, देखिए इधर, अगर हम 20 से 80 तक इसके गुणज देखें तो सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आएगा 24, फिर क्या आएगा, फिर 30 आएगा, ठीक है, फिर 36 आएगा, लास्ट नंबर अगर हम देखें तो क्या आएगा, 78 आएगा। हमें इन सभी नंबर्स का क्या बताना है, एवरेज बताना है। आप सभी जानते हैं एवरेज होता क्या है, एवरेज होता है सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि हमें इनका सम करना है और डिवाइड कर देना है नंबर ऑफ टर्म्स से। क्लियर है, नंबर ऑफ टर्म्स अगर हम देखें, आप जानते हैं ये एक एपी सीरीज है, और एपी सीरीज में अगर आप नंबर ऑफ टर्म्स कैलकुलेट करना चाहते हैं तो लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म अपॉन
सेकंड माइनस फर्स्ट और प्लस 1, ये नंबर ऑफ टर्म्स आ जाएंगी। 54/6 करेंगे, 9 + 1 करेंगे 10, तो यहाँ पर नंबर ऑफ टर्म्स कितनी है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 10 है। क्लियर है। अब हम यहाँ से अगर सम कैलकुलेट करते हैं तो सम जो होता है वो होता है n/2 इंटू ए प्लस एल। क्लियर है। n/2 यानी कि 10/2 इंटू ए प्लस एल यानी कि 24 और प्लस में 78। क्लियर। सम हमें क्या कैलकुलेट करना है, हाँ एवरेज कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे पास कितनी वैल्यू आ गई भी, ये आ गया 5 इंटू ये कितना है 8 4 12 और 7 2 9 और 1 10। क्लियर है। तो यहाँ से हमारे पास कितना आ गया 510, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। अब आपको एवरेज कैलकुलेट करनी है, और एवरेज क्या होती है, सम ऑफ टर्म्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ टर्म्स, यानी कि कितना आ जाएगा 51 आ जाएगा, ये हमारा आंसर होगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक आदमी 2100 रुपए उधार लेता है और फिर उसे 2 बराबर वार्षिक किस्तों में चुकाता है। यदि चक्रवृद्धि ब्याज की दर 10% वार्षिक है तो प्रत्येक किस्त का मान ज्ञात करें। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इंस्टॉलमेंट कैलकुलेट करने के बहुत सारे मेथड्स हैं। ठीक है, तो उनमें से एक मेथड हम देख लेते हैं। देखिए इधर यहाँ पर प्रिंसिपल जो है वो 2100 रुपए है। देखिए जो पैसा आप उधार लेते हैं वो क्या है, प्रिंसिपल, वो मूलधन होता है, और जो आप चुकाते हैं वो क्या होता है, वो अमाउंट होता है, मिश्रधन, क्योंकि जो आप चुकाते हैं वो आप इंटरेस्ट ऐड करके चुकाते हैं। क्लियर है। तो अगर क्वेश्चन में लिखा हो कि आपने ये 2100 रुपए उधार लिए तो ये प्रिंसिपल है, और अगर लिखा है कि 2100 रुपए चुकाने हैं तो ये अमाउंट है। क्लियर है। चलिए देखिए, तो यहाँ पर प्रिंसिपल ये रहा, टाइम जो है ये 2 ईयर्स है, रेट ऑफ इंटरेस्ट की अगर हम बात करें तो 10%, और यहाँ से हमें इंस्टॉलमेंट की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। बहुत सारे मेथड्स हैं, एक हम देख लेते हैं। 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पर लिखेंगे पहले साल में 10 से 11, दूसरे साल में इनका स्क्वायर कर दो। पहले साल में हमने क्या लिखा, ये 10 लिखा भी, ठीक है, और फिर इसको ऐड कर दिया। यानी कि अगर मान लीजिए आपने किसी से 10 रुपए उधार लिए हैं और टाइम 1 साल है, तो आप उसे 1 साल बाद कितने वापस करोगे भाई, 10 रुपए पर 1 रुपए का ब्याज है, इसका मतलब आप 11 रुपए वापस करोगे। जो 11 रुपए आप वापस करोगे वही क्या है, वही इंस्टॉलमेंट हो गई। क्लियर है। यानी कि अगर प्रिंसिपल 10 है तो इंस्टॉलमेंट क्या है, 11 है। दूसरे साल के अकॉर्डिंग क्या होगा भी, इसका स्क्वायर हो जाएगा 100 से, इसका भी स्क्वायर 121 हो जाएगा। अब हमने 2 इंस्टॉलमेंट दी हैं और दोनों ही बराबर इंस्टॉलमेंट दी हैं, लेकिन यहां पर बराबर इंस्टॉलमेंट नहीं आई हैं, तो क्या करें भी, इधर हम बराबर कर देते हैं, 21 गुना कर लेते हैं, सॉरी 11 गुना कर लेते हैं, ताकि ये बराबर हो जाए। अब ये भी 11 गुना हो जाएगा, तो यहाँ से प्रिंसिपल जो है ये कितना आ गया 110 और 100 210 आ गया, और यहाँ पर कितना है भी, ये इंस्टॉलमेंट कितनी है 121। यानी कि अगर आपने किसी से 210 रुपए उधार लिए हैं और फिर आप उसे चुकाते हैं तो आप उसे 121 और 121 की 2 बराबर इंस्टॉलमेंट दोगे, यानी कि एक इंस्टॉलमेंट 121 रुपए की है। लेकिन आपने जो पैसा उधार लिया था वो 2100 था, जो कि इसका 10 गुना है, तो फिर ये भी 10 गुना हो जाएगा, तो कितना आंसर आ जाएगा 1210 रुपए, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड, एक और मेथड मैं इसमें आपको बता देता हूं, उसमें आपको बस एक रिजल्ट याद रखना है, तो आप उससे भी कर सकते हैं। क्लियर है। सुनिए कैसे होगा, उसमें रिजल्ट है प्रिंसिपल इज इक्वल टू, सबसे पहले जो नीचे वैल्यू लिखी हुई है सबसे पहले इसको लिखना है 10 डिवाइड बाय, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख देना है 10/11। इसके बाद इन दोनों को ऐड करना है आपस में 21, और फिर ये वैल्यू सेम जो है नीचे आएगी और मल्टीप्लाई कर देना है इंस्टॉलमेंट से। क्लियर है। इसमें जैसे ही आप वैल्यू पुट करेंगे प्रिंसिपल की तो आपका आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पर प्रिंसिपल जो है ये कितना है, प्रिंसिपल हमें गिवन है, ये कितना है अभी, ये 2100 है। तो ये जैसे ही आप वैल्यू यहाँ पर रखोगे और इसे सिंप्लीफाई करोगे तो 210 से ये 10 बार और ये 121 इधर आकर मल्टीप्लाई होगा तो ये किसके बराबर आ जाएगा, 1210 के बराबर आ जाएगा। तो इस तरीके से ये हमारा आंसर आएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसमें हमें गिवन है अ पोल 23 मीटर लॉन्ग रीचेज अ विंडो विच इज 3√5 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन वन साइड ऑफ ए स्ट्रीट। तो ये है 3√5 मीटर इसकी हाइट है, ठीक है, और एक पोल है, ठीक है, जो कि इस तक पहुंचता है अभी, ठीक है, इसकी जो लेंथ है वो कितनी है 23 मीटर इसकी लेंथ है। क्लियर है। कीपिंग इट्स फुट एट द सेम पॉइंट द पोल इज टर्न टू द अदर साइड ऑफ द स्ट्रीट। ठीक है, तो यहाँ पर ये फिक्स करके और फिर इसे दूसरी तरफ जो है वो टर्न किया जाता है।
टू रीच ए विंडो 4√15 मीटर हाई, ठीक है। तो मान लेते हैं अब यहाँ पर एक विंडो है, ठीक है, ये है मान लीजिए, और इसकी जो हाइट है वो कितनी है, ये है 4√15 मीटर। वट इज द विड्थ ऑफ द स्ट्रीट, तो आपको क्या कैलकुलेट करना है, आपको कैलकुलेट करना है कि यहां से लेकर और यहां तक ये जो विड्थ है ये आपको कैलकुलेट करनी है। क्लियर है? तो कैसे होगी, देखिए, फिर यहाँ पर हमारे पास पाइथागोरस लग जाएगी और यहाँ पर पाइथागोरस, और इन्हें आप ऐड कर देना तो आपका आंसर आ जाएगा। तो इधर 23 का स्क्वायर करेंगे तो ये जो वैल्यू आएगी ये कितनी आएगी, ये आएगी 529 माइनस इसका अगर स्क्वायर करें तो 9 पंजे 45 और फिर इसका स्क्वायर रूट, तो ये 484 आ जाएगा। और 484 किसके बराबर होता है, 22 के बराबर होता है। अगर आप इसको सोल्व करते हैं तो 4√15 और ये कितना है, ये तो सेम ही रहेगा 23 मीटर, तो इसका स्क्वायर यानी कि 529 और माइनस जब आप इसका स्क्वायर करेंगे तो 16 गुना 15 होगा, और 16 गुना 15 करेंगे तो कितना आएगा अभी, 240 आएगा। क्लियर है? जब आप इसका स्क्वायर रूट करोगे तो ये कितना आएगा, ये 17 आ जाएगा। क्लियर है? आपको क्या बताना है, आपको विड्थ बतानी है, यानी कि दोनों का सम बताना है। तो जब आप इन दोनों को ऐड करेंगे तो 22 + 17 कितना आ गया, 39 मीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी, नेक्स्ट है ये हमें सिंप्लीफाई करना है। m और n की जो वैल्यू है ये हमें गिवन है और यहां से हमें ये वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो एक तो तरीका है कि हम इसे डिटेल में करें, या फिर दूसरा तरीका है कि हम यहाँ पर एंगल की वैल्यू जो है वो पुट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम एंगल की वैल्यू पुट करें, मान लेते हैं यहाँ पर थीटा जो है वो 0 डिग्री है, तो अगर हम 0 डिग्री रखते हैं तो यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, देखिए m बराबर 0 रखने पर ये तो a हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये कंप्लीट कैंसिल हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 0 होता है। ये भी 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, ठीक है। तो यहाँ से n बराबर जो है वो 0 आ गया, और जब n 0 आ गया तो ये भी हट गया और ये भी हट गया। तो अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो ये हो गया a⁻²/3, क्योंकि m की वैल्यू क्या है, a है, तो m की जगह पर a रख दिया, प्लस में a⁻²/2/3, तो ये कितना आ जाएगा, 2 × a⁻²/3, ये हमारा आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो कैसे होगा, देखिए इधर cos 20 + cos 100 + cos 140, ये हमें सिंप्लीफाई करना है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें cos c + cos d, अगर हम यहां पर अप्लाई कर दें तो ये होगा 2 cos c + d/2 और cos c - d/2, ये आएगा, और प्लस में क्या आएगा, cos 140। क्लियर है? अब जब आप इसे सोल्व करोगे तो आप जानते हैं कि cos 60 जो होता है वो 1/2 होता है, तो 1/2 से और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये तो कैंसिल हो गया। तो यहाँ से क्या बच गया, अभी यहाँ से बच गया cos 40 और प्लस में cos 140, ये बच गया। फिर से अगर आप cos c + cos d लगाते हैं तो 2 cos c + d/2 एंड cos c - d/2। अब आप जानते हैं कि cos 90 जो है वो 0 होता है, और मल्टीप्लाई करके ये सारी टर्म जो है ये 0 के बराबर आ जाएगी। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ क्या करना था, cos c + cos d अप्लाई करना था, तो हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर, इसमें आपको बताना है द परपेंडिकुलर लेंथ फ्रॉम द ओरिजिन टू द लाइन। ठीक है, ओरिजिन से किसी लाइन तक की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो आपको कैलकुलेट करनी है, और ये डिस्टेंस जो है ये किसके बराबर होती है, ये होती है mod ऑफ c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b²। क्लियर है? इसके बराबर होती है। तो अगर आप इसमें वैल्यू पुट करते हैं तो यहाँ पर c जो है वो कितना है, -48 है। ठीक है, mod ऑफ c डिवाइड बाय स्क्वायर रूट ऑफ a² + b², 6 का स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, ये 100 आ गया, 100 का स्क्वायर रूट करेंगे 10 आ जाएगा, ऊपर 48 है, तो 48/10 कितना आ जाएगा, 4.8, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर ध्यान से, इसके बाद क्वेश्चन है फाइंड द एरिया ऑफ द ट्रायंगल हुज साइड्स आर 10, 12 एंड 18 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास जो साइड्स हैं 10, 12 और 18, ये हमें साइड्स गिवन है। क्लियर है? तो एक स्केलन ट्रायंगल है, ठीक है, एक विषम बाहु त्रिभुज है, अलग अलग भुजाएं हमें गिवन है,
तो यहाँ पर अगर हम एरिया कैलकुलेट करना चाहते हैं तो यहाँ पर हम क्या रिजल्ट अप्लाई करेंगे, हेरोन्स फार्मूला अप्लाई करेंगे। हेरोन्स फार्मूला आप सभी जानते हैं अभी, हेरोन्स फार्मूला जो है उससे अगर आप एरिया कैलकुलेट करते हैं तो वो क्या होता है, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, यही होता है। जहां पर एस क्या होता है, सेमी पेरीमीटर होता है, और वो किसके बराबर होता है, ए प्लस बी प्लस सी बाय 2 के बराबर होता है। क्लियर है, तो यही हमें फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि सेमी पेरीमीटर जो है वो क्या है। तो देखिए सेमी पेरीमीटर जो होगा ये आ जाएगा 10, 12 और 18 और बटे 2, कितना आ गया अभी, ये हमारे पास 20 आ गया। अगर हम एरिया कैलकुलेट करते हैं तो एरिया जो है ये किसके बराबर आएगा, तो ये होगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए, यानी कि 20 माइनस 10 करेंगे, 20 माइनस 12 करेंगे और 20 माइनस 18 करेंगे। क्लियर है, तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई। जब आप इसे सिंप्लीफाई करोगे तो आप इसको लिख सकते हैं 20 गुना 10 200 और 200 गुना 2 400। ठीक है, तो 400 से तो 20 आ जाएगा भी, और गुना में ये जो आपका 8 है इससे कितना आ जाएगा, 2 रूट 2 आ जाएगा। तो यहाँ से हमारा कितना आंसर आ गया, 40 रूट 2, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए कॉन इज 308 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड इट्स स्लैंट हाइट इज 28 सेंटीमीटर, फाइंड द रेडियस ऑफ बेस। देखिए कर्व सरफेस एरिया ऑफ कॉन क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया होता है पाई आर और एल। एल हमें गिवन ही है, ठीक है, एल की वैल्यू कितनी है 28, और ये हमें किसके बराबर दे रखा है, ये हमें 308 के बराबर दे रखा है, और रेडियस बतानी है। ठीक है, तो यहाँ से आप इसे सोल्व करेंगे तो रेडियस आ जाएगी भी। ठीक है, देखिए इधर जब आप इसको सोल्व करोगे, इसका ये 4 गुना है, 4 से इसको कैंसिल करोगे, 4 सत्ते 28, 2 4 सत्ते 28, इसके बाद आर जो है ये किसके बराबर आ जाएगा, 11 दूनी 22, 11 7, तो 7/2 यानी कि 3.5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी, if the standard deviation of a set of numbers is and the arithmetic mean of these numbers is 6, then what is the coefficient of variation। देखिए जो coefficient of variation होता है, coefficient of variation, ठीक है, ये जो होता है ये किसके बराबर होता है, अभी coefficient of variation होता है standard deviation upon mean into 100। ठीक है, इसके बराबर होता है। तो जब आप इसे सोल्व करेंगे, स्टैंडर्ड डेविएशन 3 है, मीन जो है वो 6 है, गुना में 100 कर देंगे तो कितना आ जाएगा अभी, 50% जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर हाउ मेनी वर्ड्स विद और विदाउट मीनिंग कैन बी फॉर्म्ड बाय यूजिंग द लेटर्स ऑफ द वर्ड हरियाणा। देखिए ये जो हमारे पास वर्ड है हरियाणा, ठीक है, तो इससे हमें बताना है। तो और साथ में लिखा हुआ है इफ द वोवल्स ऑक्युपाई इवन प्लेसेस, जो वोवल्स हैं वो इवन प्लेसेस पर यानी कि सम स्थानों पर आने चाहिए। देखते हैं अभी इसमें अगर हम वोवल्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, ए। अगर हम इसमें कॉन्सोनेंट्स की बात करें तो कौन कौन से हैं, एच आर वाई एन, ये कॉन्सोनेंट्स हैं। क्लियर है, टोटल हमारे पास कितने प्लेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7 हैं। इसमें अगर हम इवन प्लेसेस की बात करें तो ये इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है, ये भी इवन प्लेस है। ठीक है, 1 2 ये दूसरे नंबर पर, ये चौथे नंबर पर, ये छठे नंबर पर, तो ये क्या है, ये इवन प्लेस है। अब जो इवन प्लेस है इस पर क्या आना चाहिए, वोवल्स आना चाहिए। तो अगर हम वोवल्स को इस पर रख देते हैं, भी हमें पता है कि 3 इवन प्लेस हैं और 3 ही वोवल्स हैं। ठीक है, तो वो हम इस तरीके से रख सकते हैं। क्या इनकी आपस में अरेंजमेंट होगी, 3 प्लेस पर अगर आप 3 लेटर रखते हैं तो उन्हें कितने तरीके से अरेंज किया जा सकता है, उन्हें 3 फैक्टोरियल से अरेंज किया जा सकता है। तो अगर हम इन्हें अरेंज करते हैं, अगर हम इन्हें अरेंज करें इन तीनों को, तो इन तीनों को अरेंज किया जा सकता है किस तरीके से, 3 फैक्टोरियल से। लेकिन ये तीनों सेम भी है और ए जो है ये 3 बार आ चुका है, तो हम 3 फैक्टोरियल से भाग भी कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये एक ही आ जाएगा। यानी कि इसे सिर्फ एक ही तरीके से लिखा जा सकता है। क्लियर है, इसमें और कोई केस नहीं बन सकता। उसके बाद अगर हम यहाँ पर कॉन्सोनेंट रखते हैं तो बाकी जो बचे हुए 4 प्लेस हैं उन पर बचे हुए 4 कॉन्सोनेंट रख देते हैं। तो क्या रखना है अभी, एच आर वाई और एन, ये अगर हम रख देते हैं तो 4 प्लेस पर 4 कॉन्सोनेंट हैं। तो इसे हम कैसे अरेंज कर सकते हैं, इन्हें हम 4 फैक्टोरियल से अरेंज कर सकते हैं। क्लियर है, तो ये जो हमारे पास चारों हैं इन्हें अरेंज किया जा सकता है 4 फैक्टोरियल से। क्लियर है, अब आपको बताना है कि टोटल
कितने वर्ड्स जो हैं वो बन सकते हैं। तो क्या आंसर आएगा, यहाँ से आंसर आएगा, देखिए आपने वोवल्स जो किए हैं वो 3 फैक्टोरियल बाय 3 फैक्टोरियल से किए हैं, और जो कॉन्सोनेंट किए हैं वो 4 फैक्टोरियल से किए हैं। तो ये तो 1 आ गया, और ये कितना है 24 है, तो 1 गुना 24, 24 हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर 2 cards are drawn from a pack of 52 cards. The probability that 2 cards, one is red and one is black, एक रेड होना चाहिए और एक ब्लैक होना चाहिए, और 2 कार्ड निकालने हैं। देखिए अगर हम टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो 52 में से 2 कार्ड जो है वो 52C2 इस तरीके से निकाले जा सकते हैं। क्लियर है, और अब अगर हम यहाँ पर प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी जो होगी वो क्या होगी वो देखते हैं भी। 2 कार्ड निकालने हैं, एक रेड होना चाहिए, तो एक रेड निकाल लेते हैं भी। 26 रेड है, इनमें से एक निकालना है, तो वो इतने तरीके से निकल सकता है। क्लियर है, इसके बाद हमें एक ब्लैक कार्ड निकालना है। देखिए 2 कार्ड निकालने हैं, तो यहाँ पर बीच में प्लस नहीं आएगा। क्लियर है, 2 कार्ड निकालने हैं, जब तक 2 कार्ड नहीं निकलते तब तक प्लस नहीं आ सकता। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, बीच में मल्टीप्लाई आएगा। उसके बाद अगर प्लस आता है तो वो कब आ सकता है, अगर वही 2 कार्ड निकालने के कोई और तरीका भी बनता तो प्लस आता। ठीक है, तो यहाँ पर हमने एक कार्ड ऐसे निकाल लिया, ब्लैक रेड कार्ड। अगर ब्लैक कार्ड निकालें तो उसे हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो ये दोनों कार्ड निकल चुके हैं। ये तो हो गई फेवरेबल आउटकम्स, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितनी है 52C2। क्लियर है, तो जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये कैसे आएगा, देखिए इसे जब आप सोल्व करोगे तो ये तो 26 ही आएगा, NC1 क्या होता है, n होता है, गुना में ये भी 26 आएगा, डिवाइड बाय ये कितना आएगा भी 52 इंटू 51 और डिवाइड बाय 2। क्लियर है, क्योंकि NC2 जो होता है वो किसके बराबर होता है, NC2 होता है n इंटू n-1 डिवाइड बाई 2 के बराबर। तो अगर आप इसे सोल्व करेंगे तो यहाँ से कितना आ जाएगा 26 आ जाएगा, इससे हमारा ये कैंसिल हो जाएगा, तो क्या आंसर आ गया अभी 26 डिवाइड बाय 51, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर इसके बाद हमें गिवन है इफ b प्लस सी इज इक्वल टू ax, c प्लस ए इज इक्वल टू by, ठीक है, a प्लस बी इज इक्वल टू सी जेड, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस। तो इसकी वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। देखिए क्या गिवन है, b प्लस सी जो है वो ax के बराबर है, c प्लस ए जो है ये by के बराबर है, और a प्लस बी जो है ये हमारा सी जेड के बराबर है। ठीक है, और ये हमें कैलकुलेट करना है। देखिए अगर नंबर ऑफ वेरिएबल्स जो हैं वो अगर इक्वल नंबर ऑफ टाइम्स आए तो हम उन्हें बराबर रख सकते हैं आपस में। क्लियर है, तो यहाँ पर जैसे a जो है वो 3 बार है, b जो है वो भी 3 बार है, c जो है वो भी 3 बार है, तो इन्हें आपस में बराबर रखा जा सकता है। तो अगर आप यहाँ पर रखें पुट a बराबर b बराबर c, अगर आप इन्हें आपस में बराबर रख लेते हैं तो यहाँ पर इसको मैं a रखूंगा तो ये 2a बराबर ax आ जाएगा, a से a कैंसिल, x बराबर 2 आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम रखें इसको b तो 2b बराबर by, b से b कैंसिल, y बराबर 2। तो यहाँ से जो एक्स वाई जेड है, एक्स वाई और जेड, इनकी वैल्यू जो है वो 2 आ जाएंगी। जब आप ये वैल्यू इसमें पुट करोगे तो कितना आएगा भी 1/9 इंटू ये कितना आ जाएगा 1/3 प्लस 1/3 और प्लस में 1/3, तो ये 3/3 ये 1 हो जाएगा, इंटू में 1/9 करेंगे तो 1/9 जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर यहां पर हमें गिवन है इसे सिंप्लीफाई करना है, और यहां से हमें साइन थीटा जो है इसकी वैल्यू कैलकुलेट करनी है। तो कैसे होगा देखते हैं। अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें, देखिए हम जानते हैं कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा जो होता है वो 1 के बराबर होता है। तो यहाँ से अगर हम कॉट स्क्वायर थीटा लिखें तो वो किसके बराबर होगा, कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 के बराबर होगा। तो यहाँ पर पुट कर लेते हैं, यहाँ पर जब आप वैल्यू रखोगे तो ये आ जाएगी कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस 1 माइनस में 31 कोसिकेंट थीटा और प्लस में 32 बराबर 0। जब आप इसे सोल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 12 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा माइनस में 31 कोसिकेंट थीटा और माइनस 12 ये और प्लस का 32 ये, यानी कि प्लस में 20 बराबर 0। अब आपको क्या करना है, 12 गुना 20 यानी कि 240 के ऐसे फैक्टर करने हैं जिन्हें अगर हम ऐड करें तो 31 आए। और ऐसे फैक्टर कौन कौन से हैं 240 के, जिन्हें अगर हम ऐड करें तो 31 आए, और ऐसे फैक्टर हैं 15 और 16। क्लियर है, तो यहाँ से जब आप इसे सोल्व करोगे तो जो कोसिकेंट थीटा है इसकी वैल्यू आ जाएगी 15 और 16। और आप ये भी जानते हैं कि साथ में ये जो कोफिशिएंट है इससे भाग और करना होता है, तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर भी 12।
क्लियर है। अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, हमें साइन थीटा बताना है, और साइन थीटा क्या होता है, कोसिकेंट थीटा का रेसिप्रोकल होता है। तो जब आप इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 12/15 आएगा। क्लियर है। इसका रेसिप्रोकल करोगे 12/16 आएगा। इन्हें अगर आप सिंप्लीफाई करते हैं तो 3 चौक 12, 3 पंजे 15 यानी कि 4/5, और इसे 4 तिये 12, 4 चौक 16 यानी कि 3/4। तो 4/5 एंड 3/4 ये जो है ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है The following pie chart shows the marks scored by a student in different subjects: physics, chemistry, math, social science, English. Assuming the total marks 810, then answer the questions below. ठीक है, तो टोटल मार्क्स जो है वो 810 हैं, और ये जो क्वेश्चंस हैं इनके हमें आंसर करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, द डिफरेंस ऑफ मार्क्स बिटवीन फिजिक्स एंड केमिस्ट्री इज सेम एज दैट बिटवीन। देखिए फिजिक्स और केमिस्ट्री कहाँ पर है, फिजिक्स है यहाँ पर, ठीक है, और केमिस्ट्री कहाँ पर है अभी, फिजिक्स जो है वो यहाँ पर है और केमिस्ट्री है यहाँ पर। अगर हम इन दोनों का डिफरेंस देखें, यहाँ पर है 85 डिग्री, यहाँ पर है 70 डिग्री, तो इनका जो डिफरेंस है वो कितना है, 15 डिग्री का है। ठीक है, अब आपको ये बताना है कि इनमें से किसका 15 डिग्री का है। ठीक है, वो चेक कर लेते हैं। तो केमिस्ट्री और सोशल साइंस को अगर आप देखें, केमिस्ट्री और सोशल साइंस, तो इनमें जो गैप है वो कितना है अभी, केमिस्ट्री और सोशल साइंस में यहाँ पर है 70 और 55। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, ये सेम ही आ जाएगा, 15 का ही आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद फिजिक्स एंड इंग्लिश, फिजिक्स और इंग्लिश का अगर हम देखें, फिजिक्स का एरा, इंग्लिश का एरा, तो इनका कितना है, 25 का है। ठीक है, यहां पर इनका जो गैप है, देखो इनका गैप है 15 डिग्री का, इनका जो गैप है ये है 25 डिग्री का। ठीक है, मैथ और इंग्लिश का अगर हम देखें, मैथ और इंग्लिश का कितना है, 30 डिग्री का। और अगर हम देखें इंग्लिश और सोशल साइंस का, इंग्लिश का 60 है और सोशल साइंस का कितना है, 5 है। ठीक है, तो ये कितना आ गया, 5 आ गया। और इन दोनों का कितना था, इन दोनों का 15 था। तो हमें ये बताना था कि किसका जो है वो 15 है, तो वो सेम यही है। ठीक है, ये हमारा आंसर आ जाएगा ऑप्शन ए। क्लियर है, आगे बढ़ते हैं। द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री, मैथ और केमिस्ट्री में, देखिए मैथ में है 90 और केमिस्ट्री में है 70, यानी कि मैथ और केमिस्ट्री जो है इसका जो टोटल है वो है 160 डिग्री। ठीक है, और इधर एक्सीड्स द मार्क्स ऑब्टेन इन फिजिक्स एंड सोशल साइंस, फिजिक्स और सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो यहाँ पर है 85 और यहाँ पर है 55, तो ये कितना आ गया, फिजिक्स और सोशल साइंस की अगर हम बात करें तो ये आ गया 140। क्लियर है, तो ये इससे कितने ज्यादा हैं ये आपको बताना है। अगर हम एंगल में देखें, अगर हम डिग्रीज में देखें तो 20 डिग्री ज्यादा है, यानी कि हमें 20 की वैल्यू बतानी है। देखिए हमें टोटल मार्क्स जो गिवन है वो 810 गिवन है, और अगर हम इसमें टोटल की बात करें तो इसमें टोटल कितना होता है, 360 डिग्री होता है, यानी कि 360 डिग्री की वैल्यू जो है वो 810 है, और आपको 20 डिग्री की वैल्यू बतानी है। तो यहाँ से हम कैसे करेंगे इसको, देखिए इधर ध्यान से, अगर 360 डिग्री जो है वो 810 के बराबर है, तो 20 डिग्री किसके बराबर होगा, सिर्फ ये आपको कैलकुलेट करना है, क्योंकि इन दोनों का जो गैप है वो 20 का है। ठीक है, तो ये कितना होगा, 810/360 और गुना में 20, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है, तो इसे सोल्व कर लेते हैं अभी। 20 से अगर आप इसको सोल्व करेंगे 18 आ जाएगा। ठीक है, और 9 दूनी 18, 9 ने 81, 0, तो कितना आ गया अभी, 45 आ गया। क्लियर है, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर सभी, द सब्जेक्ट इन विच द स्टूडेंट ऑब्टेन 135 मार्क्स, तो आपको बताना है कि 135 नंबर जो है वो किस में आए हैं, ये आपको बताना है। ठीक है, देखिए आप जानते हैं कि 810 जो है वो 360 डिग्री के बराबर है, तो 135 कितने डिग्री के बराबर होगा ये आप आसानी से बता सकते हैं। आप जानते हैं कि 810 जो है टोटल मार्क्स यही थे, और एंगल में टोटल ये है, इसके बराबर है, तो क्या आप बता सकते हैं 135 जो है वो किसके बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 360/810 और गुना में 135। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं तो आ जाएगा आंसर, ये कितना आ गया अभी, ये कैंसिल हो गया, 9 से 4 बार, 9 से 9 बार, और 9 से ये 15 बार, और 15 गुना 4 कितना आएगा, 60 डिग्री। तो 60 डिग्री चेक कर लेते हैं किस में है, और 60 डिग्री किस में है अभी, 60 डिग्री इंग्लिश में है, इसका मतलब इंग्लिश में जो है इसे 135 अंक मिले हैं। क्लियर है,
आगे बढ़ते हैं, देखिए द मार्क्स ऑब्टेन इन इंग्लिश, फिजिक्स एंड सोशल साइंस एक्सीड्स द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री बाय। देखिए इंग्लिश, फिजिक्स और सोशल साइंस को देखते हैं। इंग्लिश ये हो गया, फिजिक्स ये हो गया और सोशल साइंस ये हो गया। तो यहाँ पर ये कितना हो गया, 85 और 55, 140 और 60, तो 140 और 60 यानी कि 200 डिग्री तो है इसमें आ गया अभी, ठीक है। इसके बाद ये किसका है, ये है इंग्लिश का, फिजिक्स का और सोशल साइंस का। एक्सीड्स द मार्क्स ऑब्टेन इन मैथ एंड केमिस्ट्री। अगर हम मैथ और केमिस्ट्री की बात करें तो मैथ में कितने हैं अभी, मैथ में है 90, केमिस्ट्री में कितने हैं 70, ठीक है। तो कितने आ गए 160, तो यहाँ पर कितना है, यहाँ पर है 160, क्लियर है। तो ये जो वैल्यू है ये इससे कितनी ज्यादा है, ये 40 डिग्री ज्यादा है अगर हम एंगल में देखें तो, ठीक है। लेकिन आंसर जो है वो हमें परसेंटेज में बताना है, ठीक है। इनका जो गैप है वो 40 डिग्री का है, क्लियर है। अब अगर हम इसे परसेंटेज में बदलते हैं तो देखिए इस पाई चार्ट में अगर हम एंगल की बात करें तो टोटल वैल्यू कितनी है 360 डिग्री, अगर हम परसेंटेज में देखें तो टोटल 100 होता है, यानी कि 360 डिग्री 100% के बराबर है। अगर 360 डिग्री 100% के बराबर है तो क्या आप बता सकते हैं 40 डिग्री कितने परसेंट के बराबर होगा, तो ये आ जाएगा 100/360 और गुना में 40, कितना आ जाएगा अभी 11/9%, ये हमारा आंसर आ जाएगा, क्लियर है। तो इस तरीके से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए इधर रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन 3 कंटेनर्स A, B and C is 3:1:1:5:5:7 respectively. When the contents of all the 3 containers are mixed together, then what would be the ratio of the milk and water in the finally obtained mixture? देखिए मिल्क और वाटर जो है ये है, कंटेनर ए की अगर हम बात करें तो 3:1 में है, कंटेनर बी की अगर हम बात करें तो 1:5 में है, कंटेनर सी की अगर हम बात करें तो 5:7 में है, ठीक है। जब तीनों बर्तनों की सामग्री को एक साथ मिलाया जाता है तो अंतिम मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात जो है, मान लेते हैं इनका मिक्सचर इसमें है, इसमें हमें इनकी रेशो बतानी है और इनको मिक्स करना है। तो जब आप इन्हें मिक्स करेंगे तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ गया अभी। इधर अगर हम देखें 7 5 12 और 1 13, ठीक है। 9 और 13, 9 और 13 कहीं पर नहीं है अभी ऑप्शन में, क्यों नहीं है ऑप्शन में, सही ऐड करा है 3 1 1 5 5 7, तो 5 और 1 6, 6 और 3 9 आ गया, 7 5 12 और 1 13, 9 और 13 आ गया और 9 और 13 कहीं पर नहीं है अभी, ठीक है। तो क्या करें देखते हैं, द रेशियो ऑफ मिल्क टू वाटर इन द 3 कंटेनर्स इज व्हेन द कंटेंट्स ऑफ ऑल द 3 कंटेनर्स आर मिक्स्ड टुगेदर, व्हाट वुड बी द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द फाइनली ऑब्टेन्ड मिक्सचर। देखिए आंसर तो यही आना चाहिए वैसे, ठीक है। अब या तो ये बताया जाए कि इन तीनों कंटेनर्स में जो क्वांटिटी है उसे किस रेशियो में मिक्स किया गया, तो तब हम उसके अकॉर्डिंग मिक्स करेंगे। अभी तो बस ये लिखा हुआ है कि इनको मिक्स कर दिया तो हमने कर दिया मिक्स ऐसे ही, ठीक है। लेकिन अगर मान लेते हैं कि इनकी क्वांटिटी जो है वो इक्वल है, अगर ये 1:1:1 में मिक्स करना था तो एक बार और चेक कर लेते हैं, देखते हैं क्या आएगा। देखिए इधर अगर हम इसे इस रेशियो में मिक्स करते हैं तब क्या होगा, ये टोटल कितना है 4 है, ये टोटल कितना है 6 है, ये टोटल कितना है 12 है। अगर हम इसे इक्वल कर लेते हैं तो इसके लिए हम इसको 2 गुना करेंगे और इसको हम 3 गुना करेंगे। अब अगर हम इन्हें ऐड कर दें तो ये 3 गुना यहाँ पर भी होगा और इधर भी होगा, ये 2 गुना ये भी होगा और ये भी होगा। तो ये हमारे पास वैल्यू आ गई 3 गुना 3 9, प्लस में 2 गुना 1 2 और प्लस में यहाँ से 5 रेशो। इधर कितना है अभी 3 प्लस में 10 और प्लस में 7, तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है 5 और 2 7, 9 और 7 16, तो यहाँ पर आ गया। और इधर ये कितना आ गया 20 यहाँ पर आ गया। इसे आप सोल्व करेंगे तो 4 चौक 16 और 4 पंजे 20, तो 4:5 ये हमारा आंसर आ जाएगा। हालांकि क्वेश्चन में ये लिखा होना चाहिए था कि इन्हें 1:1:1 में मिक्स किया गया, या फिर ये गिवन होता कि इनकी इक्वल वॉल्यूम मिक्स की गई, कुछ ऐसा अगर गिवन होता तो ज्यादा क्लियर होता, ठीक है। अदरवाइज आंसर वही आता भी, ठीक है, डायरेक्ट मिक्स कर दिया था हमने। तो आगे बढ़ते हैं, 2 पाइप है ई और एफ जो कि 12 और 6 घंटे में भर सकते हैं, जबकि एक पाइप है जी जो कि 1/4 को 4 घंटे में खाली कर देता है, यानी कि पूरे को 16 घंटे में खाली कर देगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं ई एफ और जी, ये 12 घंटे में, ये 6 घंटे में और ये 16 घंटे में जो है ये निकासी पाइप है। तो मैं इसको यहाँ पर माइनस से डिनोट कर लेता हूँ। 12 6 और 16 का अगर हम एलसीएम लें तो 48 लीटर मान लेते हैं, ठीक है। अगर आप इसको इससे भाग करोगे तो 4, इसको इससे भाग करोगे तो 8 और इसको इससे भाग करोगे तो 3, क्लियर है। आपको बताना है इन हाउ मच टाइम ऑल द 3 पाइप्स कैन फिल द हाफ एम्प्टी टैंक, ठीक है। हाफ एम्प्टी टैंक जो है उसको भरना है, यानी कि आधा ही भरना है बस, ठीक है। तो इसका अगर आप आधा करते हैं तो ये कितना आएगा, ये आएगा 24 लीटर, क्लियर है। तो हमें सिर्फ ये फिल कराना है, ठीक है।
देखिए ये दोनों मिलकर कितना भरेंगे 12, और ये 3 बाहर निकाल देगा तो कितना हो गया 9 लीटर भरा जाएगा हर घंटे में। तो 24 लीटर को भरने में कितना समय लगेगा 24/9 घंटे, ये हमारा आंसर आ जाएगा। क्लियर है? तो इस तरीके से आप इसे आसानी से कर सकते हैं। क्लियर है? तो ये आपका जो टेस्ट है ये कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो आज हम इतना ही करते हैं, बाकी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू।